एक और फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो जैसा कि आप सभी को बताया था कि कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस की ओर से हर दिन इवनिंग में 5 बजे से लेके 7 बजे तक क्यूज होगा। जिनका जीके जीएस कमज़ोर है वो अपना जीके जीएस सही कर सकते हो तो क्यूज में पार्टिसिपेट ले सकते हो, क्योंकि ये क्यूज लाइव होगा। तो जैसा कि कल क्यूज ऑलरेडी हो चुका है तो उसका होमवर्क मिला था, तो आज आप लोग ज़रूर इससे जुड़ो। और ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, तो पर डे आप लोग को 4 सब्जेक्ट से होमवर्क मिलेगा। तो जैसा कि कल को होमवर्क दिया गया था तो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है आप लोग को कि क्या क्या होमवर्क था। तो आज का क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा वो सारा का पीडीएफ मैं यहाँ पे आप लोग को बता देती हूँ। तो इस वीडियो को देखकर आप 5 से 7 बजे जो क्यूज होगा उसमें पार्टिसिपेट करो और अपना जीके जीएस मजबूत करो। तो जैसा कि पॉलिटी का होमवर्क था भारतीय संविधान से, तो भारतीय संविधान में क्या क्या है तो एक बार रिवीजन आप लोग का हो जाएगा, तो सही से आप लोग आंसर कर पाओगे। तो चलो चलते हैं संवैधानिक विकास जिनका संक्षिप्त रूपरेखा की ओर। संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य अपने लिए अपनाता है। संविधान किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था का वह आधारभूत ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। संविधान किसी देश की राज्य व्यवस्था के मूल सिद्धांत का प्रतिपादन करता है जिसकी कसौटी पर राज्य की विधियों एवं कार्यों को उनकी विधि मान्यता और वैधता के लिए परखा जाता है। मतलब इस वीडियो में देखोगे और आपको ये जानकारी मिलेगी क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, और हर एक लाइन को आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि आप क्वेश्चन, यही सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक लाइन में कहाँ कहाँ क्वेश्चन छुपा है ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग से होकर गुजरेगा। तो जरूर आप लोग क्यूज में पार्टिसिपेट करो। आगे भारतीय संविधान के निर्माण की भी एक लंबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। भारतीय संविधान सभा निर्मित भारतीय संविधान से अभिन्न रूप से जुड़े हुए अनेक ऐसे अधिनियम एवं चार्टर हैं जिन्हें समय समय पर ब्रिटिश संसद पारित करती है। तो अधिनियम एवं चार्टर को कौन पारित करती है, तो ब्रिटिश संसद पारित करती है। तो ये सारे क्वेश्चन देख लो जो भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि कहे जाते हैं। प्रमुख अधिनियम एवं चार्टर इस प्रकार है, जैसा कि यहाँ पे है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में जानते हैं कि क्या है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो कंपनी के समस्त भारतीय क्षेत्रों को एक सूत्र में बांधने के लिए इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या है, कंपनी के समस्त भारतीय क्षेत्रों को एक सूत्र में बांधने के लिए, भारतीय क्षेत्रों को एक सूत्र में बांधने के लिए बंगाल की गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। कौन से एक्ट के द्वारा, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। यह व्यवस्था मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल के अधीन रहेंगे। इस व्यवस्था में मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल के अधीन रहेंगे। बंगाल के गवर्नर जनरल को इन प्रांतीय सरकारों पर नियंत्रण रखने का अधिकार भी दिया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों पर नियंत्रण रखने का अधिकार किसके तहत दिया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके आगे की ओर चलते गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों वाली, कितने वाली, 4 सदस्यों वाली कार्यकारिणी परिषद की व्यवस्था की गई है। वहीं अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। ये क्वेश्चन आपको आज के क्वेश्चन में मैं पूछूंगी कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके तहत किया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, जिसमें 1 न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो इनके नाम भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो वो न्यायाधीश कौन थे, तो न्यायाधीश का नाम था सर एलिजा इम्पे। वही जो 3 न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर एलिजा इम्पे, और 3 जो न्यायाधीश उनका नाम लिमेंस्टर, चैम्बर्स एवं हाइड। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश के बारे में है। तो ये देख लेना, और जब क्वेश्चन पूछा जाए तो बिल्कुल सही आंसर देना। चलो दूसरे एक्ट के बारे में जानते हैं, जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए यह लाया गया। तो 1773 के बाद कौन सा एक्ट लाया गया था, तो 1781। और क्यों लाया गया था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए। वहीं इसके बारे में दूसरा पॉइंट जानते हैं, इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को, कहाँ की सरकार को, कलकत्ता की सरकार को
उड़ीसा, बिहार एवं बंगाल के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। तो 1701 आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कलकत्ता की सरकार को उड़ीसा, बिहार एवं बंगाल के कानून बनाने का अधिकार किसके तहत प्रदान किया गया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। वहीं गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया, किसके तहत? 1781 एक्ट के तहत। इसके आगे पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पिट्स इंडिया एक्ट वाला, जो कि 1784 में हुआ था। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, इस अधिनियम के द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ था। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत दोहरे शासन की प्रारंभ किया गया था। व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दो मामले कौन कौन थे? तो व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एवं राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। वहीं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में 6 सदस्य, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे, और ये भारत सरकार की देखरेख करते थे। गवर्नर जनरल की परिषद 3 सदस्यीय कर दी गई थी। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को युद्ध, राजस्व एवं अन्य मामलों के संबंध में गवर्नर जनरल इसकी परिषदों के अधीन कर दिया गया था। इसके तहत कंपनी के कर्मचारी को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस एक्ट के तहत ही कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो यहाँ पे सबसे आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछा जाएगा कि इस अधिनियम के द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ किया गया था, तो पिट्स इंडिया एक्ट। आगे की ओर चलते 1786 का अधिनियम, इसके बारे में जानते हैं कि इसमें क्या खास बात थी। तो इस अधिनियम के द्वारा कॉर्नवालिस को भारतीय फौजों की मुख्य सेनापति बना दिया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कौन से एक्ट के तहत कॉर्नवालिस को भारतीय फौजों का मुख्य सेनापति बना दिया गया था? तो 1786 का एक्ट। इस बात को अधिकार भी दे दिया गया था, उसको इस बात का अधिकार भी दे दिया गया था कि वो अपने उत्तरदायित्व पर अपनी काउंसिल निर्णय के विरुद्ध कार्यवाही भी कर सकती है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसके एक ही लाइन है कि कॉर्नवालिस को भारतीय फौजों के मुख्य सेनापति बना दिया गया था। नेक्स्ट अधिनियम की ओर चलते, जो कि 1793 है। तो ये क्यों खास है? तो चलो चलते हैं, देखते हैं। गवर्नर जनरल और गवर्नर को अपनी कार्यकारिणी परिषद के बहुमत पर आधारित निर्णय के विरुद्ध कार्य करने की शक्ति मिली, तथा गवर्नर जनरल की प्रांतीय शासक पर नियंत्रण की शक्तियां में वृद्धि की गई। क्या किया गया था 1793 में? कि गवर्नर जनरल और गवर्नरों को अपनी कार्यकारिणी परिषद के बहुमत पर आधारित निर्णय के विरुद्ध कार्य करने की शक्ति मिली, तथा गवर्नर जनरल को प्रांतीय शासकों पर नियंत्रण की शक्तियों में वृद्धि की गई। इसके साथ साथ ही इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व में देने की व्यवस्था की गई थी। आगे की ओर चलते हैं। 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम क्या है? तो कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। तो 1813 और 1833 बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा आपको 1813 और 33 को जानने की जरूरत है कि इसमें बोला क्या जा रहा है। तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट आप लोग देख लेना। कंपनी के अधिकार पत्रों को 20 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? तो 20 वर्षों के लिए। वहीं कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार को छीन लिया गया। उसको चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के साथ व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार बना रहा, तथा भारतीय व्यापारी सभी ब्रिटिश प्रजननों के लिए खोल दिया गया, यद्यपि उन्हें कुछ विशेष सीमाओं के अधीन कार्य करना पड़ रहा था। तो 1813 के बारे में जानो कि उन्हें 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, और चीन के साथ एकाधिकार और चाय के साथ व्यापार करने के लिए 20 वर्षों के लिए उनको यह अधिकार दे दिया गया था। लेकिन 1833 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस पूर्ण तरह से समाप्त कर दिया गया था इन सबको। वही नेक्स्ट है 1813 के बारे में, शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक देने की बात कही गई थी। कंपनी की सेवाओं में जाने से पहले इंग्लैंड में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी। भाई चलो 1833 की ओर चलते हैं। ये आपको एग्जाम में खासकर बिहार दरोगा में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। भारतीय व्यापार को सभी के लिए पूरी तरह खोल दिया गया था, मतलब भारतीय व्यापार को सभी के लिए पूर्ण रूप से खोल दिया गया था। गवर्नर जनरल को समिति एवं भारत के सैनिक असैनिक कार्यों का नियंत्रण, निरीक्षण, निर्देशन सौंपा गया। इसके साथ साथ इस अधिनियम में पहली बार
बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत सरकार का गवर्नर जनरल कहा गया था। ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि आपको आता है कि वो कौन सा चार्टर अधिनियम है जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो 1833 का इस प्रेसिडेंसी के कानून बनाने का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया था। विधि आयोग का गठन, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। वहीं कब की, किसके अधिनियम के तहत? तो 1833 चार्टर अधिनियम के तहत। आगे की ओर चलते हैं, जो कि 1853 है। तो ये तो बहुत ज़्यादा खास है। क्यों खास है, चलो लास्ट में इसके बताऊंगी। तो जैसा कि आप लोग सिविल सेवा की परीक्षा तो जानते हो, जिनका सबका ड्रीम है, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो उसी के बारे में मैं जिक्र कर रही हूँ। तो 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा डायरेक्टर्स की उपाधि की संख्या 18 कर दी गई थी। डायरेक्टर्स की संख्या 18 कर दी गई थी, जिसमें से 6 क्राउनों द्वारा मनोनीत किए होते थे। वहीं बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया था। बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया था। वहीं डलहौजी को पहला वास्तविक गवर्नर जनरल बनाया गया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, डलहौजी को पहला वास्तविक गवर्नर जनरल बनाया गया था। कंपनी की नियुक्ति एवं वापस बुलाने के अधिकार की समाप्ति हो गई थी। कंपनी को नियुक्त करने एवं वापस बुलाने के अधिकार को समाप्त किसके तहत किया गया था? तो 1853 के चार्टर अधिनियम। सीधी भर्ती प्रणाली की शुरुआत हुई। नियंत्रण बोर्ड को भारतीय सिविल सर्विसेज के सदस्य को एक प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भर्ती का अधिकार दिया गया था। गवर्नर जनरल की परिषद में एक और सदस्य जोड़ा गया। इसके सदस्यों की संख्या 12 हो गई थी। कितनी हो गई थी? तो 12 हो गई थी। इस परिषद का मुख्य कार्यविधि बनाना था तथा अधिनियम की बाध्यता हेतु गवर्नर जनरल की अनुमति की आवश्यकता थी। तो यहाँ पे आप लोग को क्या जाने कि डलहौजी को पहला वास्तविक गवर्नर जनरल बनाया गया था। आगे की ओर चलते, जो कि 1858 है। 1858 क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की समाप्ति की थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की समाप्ति कहाँ, कौन से एक्ट के तहत हुई थी? तो 1858 में। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता होगा कि भारत का शासन को कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउनों के हाथों में सौंपा गया। भारत राज्य सचिव की नियुक्ति, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, उसके सहयोग के लिए 8 सदस्यों को एक भारत परिषद की नियुक्ति क्राउन द्वारा की गई थी। वहीं चार्ल्स वुड पहला भारतीय मंत्री था। पहला भारतीय मंत्री कौन था? तो चार्ल्स वुड। वहीं गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा गया था। गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा गया था। और यदि गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा गया था, और कब कहा गया था? 1858 में। तो उस समय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग क्या होंगे? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे अंतिम गवर्नर जनरल। वहीं प्रथम वाइसराय, तो लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वाइसराय थे। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाया गया। तो ये वाला पॉइंट तो आपको यहाँ पे देख रहे होगे कि इस पॉइंट में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा 1858 के बारे में, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की समाप्ति कर दी गई थी। वहीं बोला जाए भारतीय मंत्री किनको नियुक्त किया गया था? तो चार्ल्स वुड को। पहला गवर्नर, जो अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और उस पद को हटा दिया गया था, तो और वाइसराय लाया गया था। तो प्रथम वाइसराय कौन हो जाएंगे? तो लॉर्ड कैनिंग। आगे की ओर चलते हैं 1861 के भारत शासन अधिनियम, जो 1861 में है। तो इसका तो पहला पॉइंट ही आप लोग को इम्पोर्टेंट है कि गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी परिषद का विस्तार विभागीय प्रणाली का चलन था। गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी परिषद का विस्तार था, विभागीय प्रणाली का चलन था। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की असाधारण शक्ति दी गई थी। तो ये क्वेश्चन आता है कि जैसा कि कल के सेट में भी ये आया हुआ था कि गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की असाधारण शक्ति किसके तहत दिया गया था? तो 1861 के अधिनियम के तहत। वहीं प्रांतीय विधान परिषद की व्यवस्था कर विधायन के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण की नीति का सूत्रपात किया गया था। आगे की ओर चलते हैं 1892 का भारत शासन अधिनियम। परोक्ष निर्वाचन प्रणाली को मान्यता मिली। व्यवस्थापिका की शक्तियों की वृद्धि।
वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार, बोला ना कि हर एक पॉइंट कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा ही होगा कि वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार कौन से शासन अधिनियम के तहत मिला, तो 1892। वहीं बजट पर बहस एवं कार्यपालिका के समक्ष सवाल करने का अधिकार दिया गया, परंतु वोट का अधिकार नहीं था। बजट पर बहस कर सकते थे लेकिन वोट नहीं दे सकते थे, उस पर सवाल उठा सकते थे लेकिन वोट नहीं कर सकते थे। किसके तहत है, तो 1892 के तहत। वहीं आगे की ओर चलते, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो 1909 मार्लेमेंटो के लिए फेमस है, तो इसे मार्लेमेंटो सुधार भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो 1909 को भारतीय शासन अधिनियम को। वहीं भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी परिषद की नियुक्ति, केंद्रीय विधान परिषद की सदस्यों की संख्या 16 से 60 कर दिया गया था। कितना कर दिया था, 1660। किसके तहत, 1909 के तहत। प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि, प्रांतीय विधान परिषद में पहली बार गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत एवं केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने एवं सार्वजनिक हित के विषय पर प्रस्ताव पेश करने के लिए पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिलता है। तो आप लोग कमेंट करके बताओ पूरक प्रश्न जो कि मैंने पढ़ाया था कि पूरक प्रश्न होता क्या है। तो पूरक प्रश्न वो होता है जब बजट के दौरान आपसे किसी मतलब कि क्वेश्चन करते हो और यदि आपको संसद से जो रिप्लाई आता है वो समझ में नहीं आता, उसके अलावा भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, तो वही होता है पूरक प्रश्न। मतलब कि आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर सकते हो जब तक आप संतुष्ट ना हो जाओ। 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम क्या है, तो इस अधिनियम को मॉन्टेग्यूस चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यूस चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है क्योंकि इस काल में भारत सचिव मॉन्टेग्यू तथा वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो ये दोनों अलग अलग नाम थे, जो कि भारत सचिव मॉन्टेग्यू थे और वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी प्रांतों में द्वैध शासन का आरंभ होना, प्रांतों में द्वैध शासन का आरंभ करना था। वहीं शासन के विषयों को प्रांतीय और केंद्रीय सूचियों में बांटा गया था। शासन के विषय को प्रांत और केंद्र में बांटा गया था। केंद्रीय मामले में रक्षा, विदेशी मुद्रा तथा आयात निर्यात, इससे प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय, पुलिस, जेल, भू राजस्व, सिंचाई, वन विभाग, ये विषय गवर्नर और उसके कार्यकारिणी परिषद को देखे जाते थे। आगे की ओर आते हैं जो कि है अभी वही 1919 का वाला ही है कि हस्तांतरित विषय शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, कृषि, उद्योग और गवर्नर उसके मंत्रियों द्वारा देखे जाते थे। वहीं प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण द्वैध शासन द्वारा कम कर दिया गया था। केंद्रीय विधायिका को द्विसदनात्मक बना दिया गया था, जिसे राज्य परिषद मतलब कि ऊपरी सदन और 5 वर्ष के लिए विधान परिषद मतलब 3 वर्षों के लिए बांटा गया था। पृथक निर्वाचन मंडल का दायरा बढ़ाकर सिखों को इसमें शामिल किया गया था। अधिकार बहुमत को समाप्त करके गैर अधिकारी किया गया था। उसके साथ साथ भारत सचिव और उसके सहयोगियों को वेतन अब अंग्रेजों राजस्व से देने की बात हुई और भारत के उच्चायुक्त को लंदन में नियुक्त हुई, जो भारत सरकार के प्रति जिम्मेदार था और ये उससे ही खर्च पाता था। इसके साथ साथ वो इंग्लैंड में भारतीय विद्यार्थियों को ध्यान रखता था तथा भारत सरकार के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करता था। इस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग, ये वाला 1919 में याद करना कि 1919 के द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। भारत सचिव को इस आयोग की नियुक्ति का कार्य सौंपा गया था। आगे की ओर चलते 1935। तो 1935 तो बहुत खास है। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता एवं प्रांतों में जवाबदेह सरकार को स्थापना और द्वैध शासन की समाप्ति की गई थी। वहीं पहली बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स प्रांतीय परिषदों को 6 प्रांतों में द्विसदनी बनाया गया था। ये प्रांत थे बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम। इसके साथ साथ पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया। सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन और यूरोपियनों को इसमें शामिल किया गया था। संघीय न्यायालय की दिल्ली में स्थापना, जिसमें एक ही मुख्य न्यायाधीश और 6 या 6 से कम जज की नियुक्ति का मान्य की गई थी। इसके आगे की ओर चलते जो कि एक पॉइंट और इसमें इम्पोर्टेंट है, इस अधिनियम के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कौन से तहत किया गया था? 1935 के अधिनियम के तहत। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की ओर चलते हैं, जो कि 4 जुलाई 1947 को, कब? 4 जुलाई 1947 को इंग्लैंड की संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत 2 अधिराज्यों भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया जाएगा। सिंध उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत तथा पश्चिमी पंजाब बलूचिस्तान तथा असम का सिलहट जिला पाकिस्तान में तथा शेष भारत में रहेगा। दोनों अधिराज्यों की विधानसभा को अपना अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया गया था। नवीन संविधानों के निर्माण तक शासन 1935 ईस्वी के अधिनियम के अनुसार चलता रहेगा। 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत सचिव इंडिया ऑफिस को समाप्त कर दिया जाएगा। भारतीय रियासतों को भारत तथा पाकिस्तान किसी भी देश में सम्मिलित होने का अधिकार दिया जाएगा। इस अधिनियम के द्वारा 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश दासता से मुक्त हुआ है। वहीं अब आते भारतीय संविधान का निर्माण, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन भी वो आपको बहुत, मतलब कि 2 ही पेज में आप लोग देख सकते हो कितना सारा क्वेश्चन है। संविधान सभा के सिद्धांत के सर्वप्रथम दर्शन 1895 के स्वराज विधेयक में, संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन कहाँ होता है? तो 1895 के स्वराज विधेयक में होते हैं, जिसे तिलक ने निर्देशन को तैयार किया था। द्वितीय विश्व युद्ध की आवश्यकता और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों द्वारा विवश कर दिए जाने पर 1940 के प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि भारत के संविधान स्वयं भारतवासियों द्वारा ही तैयार किया जाएगा। तो भारत के संविधान स्वयं भारतवासियों के द्वारा ही तैयार किया जाएगा। कब कब का प्रस्ताव किया गया था? 1940 के प्रस्ताव में। किसने कहा था? तो ब्रिटिश सरकार ने कहा था। आगे की ओर चलते, जो कि सबसे ज्यादा 1942 और 1946, मतलब क्रिप्स मिशन योजना और कैबिनेट मिशन योजना में सब कंफ्यूज करते हैं कि ये दोनों है क्या। तो सबसे पहले 1942 के क्रिप्स मिशन योजना के बारे में बताऊंगी कि ये क्रिप्स मिशन योजना के द्वारा, मतलब क्रिप्स योजना के द्वारा ब्रिटेन ने स्पष्ट स्वीकार किया कि भारत एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा। मतलब ये अनाउंस किया, समझो तो, जो युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान तैयार करेगी, जो युद्ध के द्वारा संविधान तैयार करेगी। लेकिन अंत में 1946 के कैबिनेट मिशन योजना में भारतीय संविधान के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। ये प्रस्ताव लाया था और ये स्वीकार किया था। इसके तहत व्यवहारिक रूप से प्रदान किया गया था। वहीं कैबिनेट मिशन योजना से निश्चित किया गया कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु परोक्ष निर्वाचन के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। तो किसके तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। जिसमें कुल कितने सदस्य होंगे? तो ये क्वेश्चन तो मैं आज पूछूंगी। कुल कितने सदस्य होंगे? 389, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व। वहीं देसी रियासत 93, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलता है। देसी रियासत मतलब 3 का स्क्वायर कर दो 93। वही 93 मतलब बोलने का मतलब है, तो 3 का स्क्वायर कैसे भी करके आपको याद करना है, लॉजिक याद करना है, तो 393। वहीं देखो कुल सदस्य 389, वही ब्रिटिश 292। यहाँ पे 9 को आप देखोगे तो तुरंत याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो वैसे ही याद किया था। तो यहाँ पे लास्ट में 9, यहाँ पे बीच में 9 और यहाँ फर्स्ट में 9, मतलब कि 9 इधर से इधर जा रहा है। तो यहाँ पे 2 है, फिर 3 है, तो 3 ही वर्ड से आपको पूरा बन जाएगा। यदि चीफ कमिश्नर की बात किया जाए तो सिर्फ 4 याद करना। वही संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। अपने कार्यकाल में सभा में ये 3 चरणों से गुजरी थी। प्रथम चरण यह 6 दिसंबर, प्रथम चरण कब से कब तक था? 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक चला। इसमें संविधान सभा में कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाई गई सीमाओं के भीतर खाड़ी करती रही। इस चरण में पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम चरण में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर संविधान के प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया का आरंभ किया गया था। तो यहाँ तक आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है, मतलब पॉलिटी का जो होमवर्क दिया गया था। नेक्स्ट में आपको हिस्ट्री का देखने को मिलेगा। तो हिस्ट्री में भी 2 पेज दिया गया था। तो अब हिस्ट्री की ओर चलते हैं, तो चलो। तो आधुनिक भारत में सबसे पहले जो स्टार्ट होता है उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य से स्टार्ट होता है। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद इतिहास में एक नवीन युग का पदार्पण हुआ, जो उत्तरोत्तर मुगल काल कहलाया। औरंगजेब के 3 पुत्र थे। औरंगजेब के पुत्र कितने थे? 3, जो उनकी मृत्यु के समय अलग अलग क्षेत्र में थे।
पहला मुअज्जम, मुअज्जम कहाँ पे थे? तो मुअज्जम काबुल में थे। वहीं आजम, आजम गुजरात में, कामबख्श बीजापुर में पदस्थित थे। तो कामबख्श कहाँ थे? तो बीजापुर में। वहीं दिन पनाह की उपाधि किन्हें दी गई थी? तो कामबख्श को। अच्छा, यहाँ पे तो लिखा भी है, कामबख्श को दिन पनाह की उपाधि दी गई थी। आगे की ओर चलते हैं, जो कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम ने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रस्ताव आजम के सामने रखा। तो मुअज्जम था जो आजम के सामने औरंगजेब की मृत्यु के पास क्या करता है कि साम्राज्य को विभाजित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया और युद्ध करने का निर्णय लिया, मतलब कि वो पूरा हक जाता होगा। फिर जून 1707 ईस्वी में आगरा के पास जाजू में मुठभेड़ हुआ, जिसमें आजम मारा गया। तो आजम मारा गया तो उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह के साथ बहादुर शाह का साथ दिया। गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। मुअज्जम को बहादुर शाह फर्स्ट की उपाधि दी गई थी, बहादुर शाह प्रथम की उपाधि मुअज्जम को दी गई थी, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठकर शाह आलम भी कहलाया, शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। वहीं हैदराबाद, जो कि बीजापुर के पास है, के निकट कामबख्श बहादुर शाह से हारा गया और घावों के कारण 13 जनवरी 1709 ईस्वी में आरंभ में उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर आते हैं जहादर शाह। जहादर शाह के बारे में, जय सिंह को मिर्जा और राजा सवाई को पदवी दी गई और मालवा का गवर्नर बना दिया गया था। किन्हें मालवा का गवर्नर बना दिया गया था? जहादर शाह को। वहीं जहादर शाह ने अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी थी और गुजरात का गवर्नर बना दिया था। जुल्फिकार खां को जहादर शाह का प्रधानमंत्री बना दिया गया था। जहादर शाह लाल कुंवर नामक स्त्री के प्रभाव में था। आगे की ओर चलते जो फर्रुखसियार के बारे में है कि फर्रुखसियार अजीम उस शान का पुत्र था। फर्रुखसियार किसका पुत्र था? तो अजीम उस शान का पुत्र था। यह सैयद बंधुओं की सहायता से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। किसकी सहायता से फर्रुखसियार बैठता है? तो सैयद बंधुओं की सहायता से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। वही तुरानी सैनिक हैदर बेग ने अक्टूबर 1720 ईस्वी में सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। फिर इसके बाद मोहम्मद शाह आते कि मोहम्मद शाह को निजाम मुल्क को अपना वजीर बनाया। मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को अपना वजीर बनाया। वही मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। शहादत शाह को बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसने दी थी? तो मोहम्मद शाह ने। वहीं शहादत खां का असली नाम मोहम्मद अमीन था, मोहम्मद अमीन था। इसके आगे चलते हैं, जो कि है 24 फरवरी 1739 को नादिर शाह ईरानी तथा मुगल सेना के मध्य करनाल में युद्ध हुआ था। करनाल में कब युद्ध हुआ था? तो 24 फरवरी 1739 को नादिर शाह ईरानी तथा मुगल सेना के मध्य करनाल में युद्ध हुआ था। नादिर शाह के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व खान ए दौरा ने किया था। 20 मार्च 1739 को नादिर शाह ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया एवं भयंकर कत्लेआम का आदेश दिया था। 20 मार्च 1739 को नादिर शाह ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया एवं भयंकर कत्लेआम का आदेश दिया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। वहीं नादिर शाह 15 मई 1739 ईस्वी को वापस लौट गया और लौटते वक्त वो अपने साथ इतना धन ले आया कि अगले 3 वर्ष तक नादिर को अपने राज्य में कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब कि बहुत सारा लेकर आया गया था भारत से। भारत की कमजोर स्थिति से प्रेरित होकर 1748 से 62 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण किया। किसने किया? या फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1748 से 62 ईस्वी में। वहीं आगे की ओर चलते 14 जनवरी 1761 ईस्वी में अब्दाली और मराठों के मध्य पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, जो कि सदाशिवराव के अधीन लड़ा गया, जिसमें मराठा का पराजय हुआ। तो जीता कौन? अहमद शाह अब्दाली। वहीं तख्ते ताउस, जो कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। वहीं शाह आलम द्वितीय 1759 में से 1806 ईस्वी के समय पलासी के युद्ध तथा बक्सर का युद्ध हुआ। गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी थी। शाह आलम द्वितीय के शासन काल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया। वहीं अंग्रेजों के संरक्षण बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर द्वितीय था।
मुगल शासक अकबर द्वितीय जीवन भर अंग्रेजों का पेंशनर रहा। वहीं बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था जो जफर उपनाम से कविताएं लिखता था तथा शायरी क्या करता था। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया था। वहीं 1857 के औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य समाप्त हो गए। तो मुगल साम्राज्य समाप्त हुआ तो अब क्या आता है, भारत में यूरोपियों का आगमन होता है। तो सबसे पहले यूरोपीय की कंपनियों के बारे में बात करती हूँ कि यूरोपीय कंपनियों में कैसे कैसे आए। तो भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन का क्रम इस प्रकार रहा। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। वहीं वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट के बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोपों के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। वहीं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसराय बनकर आया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आज। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो कि 1505 ईस्वी में भारत का प्रथम पुर्तगाली वाइसराय बनकर आया। वहीं अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में भारत में पुर्तगाली का वाइसराय बना। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचिन में खोली थी। कार्नेलिस दी हस्तमैन 1596 ईस्वी में भारत का आने वाला पहला प्रथम डच नागरिक था। डचों द्वारा व्यापार की आधारशिला भारत में रखने का श्रेय 1592 में एम्स्टर्डम की व्यापारिक कंपनी को है। डचों ने 1602 ईस्वी में पूर्व से व्यापार करने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1602 ईस्वी में। आगे की ओर चलते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य प्रशासनिक केंद्र बटाविया में स्थित था। कहाँ स्थित था? बटाविया में स्थित था। वही कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। सन 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति जिसमें विलियम इंग्लैंड का राजा बना था। कौन इंग्लैंड का राजा बना था? विलियम। और अंग्रेज डच का संबंध सुधर गया थे। वहीं डच भारत से नील, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। डच भारत से क्या लेकर गए थे? तो डच भारत से नील, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात करते थे। वहीं बेदुरा का युद्ध कब हुआ था? तो बेदुरा का युद्ध 1759 में अंग्रेजों और डचों के मध्य हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है कि बेदुरा का युद्ध 1759 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के मध्य हुआ था। वहीं अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से डचों को 1795 ईस्वी में भारत से बाहर कर दिया था। वहीं आगे की ओर चलते जो कि अंग्रेजों का प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में 1608 ईस्वी में खोली गई थी। लुई 14वां को मंत्री कोलवर्ट ने पूर्व में व्यापार करने के लिए 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया। इसका नाम इंडेस ओरिएंटलिस था। भारत में फ्रांसीसी की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में किया गया था। आगे की ओर चलते हैं जो कि है फ्रांसिस मार्टिन ने 1674 ईस्वी में पांडिचेरी की स्थापना की। डेनमार्क का भारत में 1616 ईस्वी में हुआ था आगमन। वहीं 1620 ईस्वी में फ्रांसीसी मार्टिन ने 1674 में पांडिचेरी की स्थापना किया था। तो ये भी क्वेश्चन आता है। इसके साथ साथ डेनमार्क वासियों को आगमन भारत में 1616 ईस्वी में हुआ था। 1620 में तमिलनाडु के ट्रैकोवार नामक क्षेत्र में डेनमार्क वासियों ने व्यापारिक केंद्र खोला। सेरमपुर डेनो के प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में तो जानते हो कि कर्नाटक युद्ध कितना इंपॉर्टेंट रहता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी से प्रभावित था, जो कि 1748 ईस्वी में एक्सला सैंपल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया था। वहीं दूसरा कर्नाटक युद्ध 1495 से 54 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, इसलिए उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगली फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया था। पांडिचेरी की संधि को जनवरी 1755 ईस्वी के साथ युद्ध विराम हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 ईस्वी के बीच हुआ और यह 1756 में शुरू हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध को एक ही अंश था। पेरिस की संधि होने के पर यह युद्ध समाप्त हुआ।
अंग्रेजी सेना ने 1760 ईस्वी में सर अय्यरकुट के नेतृत्व में बांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। इससे फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली कर रहा था। अंग्रेजों ने 1761 ईस्वी में पांडिचेरी को फ्रांसीसी से छीन लिया। पेरिस संधि के अंतर्गत अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी में फ्रांसीसी कब्जे में था। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसी के कब्जे में रहा। तो इतना से आज आप लोग का क्वेश्चन किया जाएगा, तो आप लोग इसका रिवीजन कर लो और 5 बजे से जरूर क्यूज में पार्टिसिपेट लो। थैंक यू।